हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था और उसकी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारतीय संसद, न्यायपालिका आदि के बारे में पढ़ा था। आज इस पाठ में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन स्तर पर किस तरह से आगे बढ़ी, देश की आर्थिक स्थिति, विदेश नीति को किस तरह से बनाया गया और चलाया गया, देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हुई, आकांक्षाएं क्या थीं और उन्हें पूरा करने में सरकार ने उन्हें किस प्रकार से पूरा करने का प्रयास किया आदि के विषय में हम पढ़ते हैं। संविधान में एक साथ कई लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया था। इन लक्ष्यों में लोकतंत्र को क्रियाशील और जीवंत बनाना, देश को राजनीतिक रूप से एकीकरण करना तथा बड़े पैमाने पर ऐसे ढांचों का निर्मित और मजबूत बनाना था जिनके द्वारा आवश्यक राजनीति और आर्थिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सकता था। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित ढांचों में बहुत से कम समय में आकार देकर उन्हें क्रियाशील बनाना नव स्वतंत्र देश के लिए चुनौती भरा काम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों को यह साबित करना था कि वे अपनी एकता और अखंडता को बना कर रखते हुए न केवल लोकतांत्रिक ढंग से काम कर सकते हैं अपितु देश के व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी ला सकते हैं। अब हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए निम्नलिखित घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। हमारी राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति उस समय ऐसी थी बच्चों, जिसे एक साथ कई लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता थी। चहुमुखी विकास भारत का करना था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने अनेक प्रयत्न भी किए और यह न सिर्फ देश के लिए चुनौतीपूर्ण था बल्कि एक साथ पूरा कर पाना में कठिनाइयां भी बहुत थी, परंतु भारत की जनता ने एकजुट होकर के एकता के सूत्र में बंध करके अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए अनेक व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलाव किए, जिसमें सरकार ने भी उनका साथ दिया और भारतीय जनता ने भी अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहला देखते हैं पहला आम चुनाव 1952। पहला आम चुनाव अर्थात पूरे देश में आम चुनाव करवाना एक साथ कितना कठिन होगा, इस बात को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहली बार हो रहा था और इसके लिए हमें पूरी तैयारियां भी करनी थी। जनगणना करवाना था, कौन कहाँ रहता है उनका नाम पंजीबद्ध करना था मतदाता सूची में, और लोगों को किस प्रकार जागरूक करें वोट डालने के लिए, किस प्रकार वो अपने प्रतिनिधियों को पहचाने आदि अनेक समस्याएं इस आम चुनाव में थी। देखते हैं, भारत के नए संविधान के अनुसार पहला आम चुनाव आयोजित करना भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और सफलता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती था। हालांकि हमारा संविधान 1950 में ही लागू हो गया था, लेकिन पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ। लगभग 18 करोड़ लोगों को मतदान करना था और इसके लिए बहुत सारी तैयारियों की जरूरत थी। भारत में पहली बार हर वयस्क महिला और पुरुष चुनाव में भाग ले रहा था या मतदान करता रहा था।
और उन्हें भी और सबसे पहले सभी मतदाताओं की सूची तैयार करना था। भारत के भौगोलिक विस्तार और यातायात की समस्याओं को देखते हुए यह आसान काम नहीं था। उस समय भारत में यातायात की भी सुविधाएं इतनी नहीं थी कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जाकर के जनगणना का कार्य और मतदाता सूची तैयार करने का कार्य कर पाता। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके साथ ही भारतीय मतदाता जो था वह अशिक्षित भी था। मतदाताओं की चुनाव की प्रक्रिया समझना, मतदाताओं के लिए चुनाव की प्रक्रिया समझना और मतदान के लिए तैयार करना था और सुदूर अंचलों में भी मतदान केंद्र स्थापित करके चुनाव अधिकारियों को तैनात करना था। देश के 85% लोग निरक्षर थे। वे कैसे उम्मीदवारों के नामों को पहचान कर सही तरीके से मतदान कर सकते थे। चुनाव आयोग ने ऐसे में एक नवाचार किया। मतपत्र में उम्मीदवारों को अलग अलग चिन्हों के द्वारा दिखाया गया। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग बक्सा रखा गया था और मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट उस उम्मीदवार के निर्धारित बक्से में डालना था। जनता को शिक्षित नहीं थी। हमारे 85% लोग निरक्षर थे। वे अपने मतदाताओं के नाम कैसे पढ़ सकते हैं? तो उस समय पहचान के लिए उन्हें एक पहचान चिन्ह दिया गया जो आज तक काम में हम लाते हैं। जैसे भाजपा के लिए कमल, कांग्रेस के लिए पंजा आज हम देखते हैं, लेकिन उस समय शायद चुनाव चिन्ह दूसरे थे। उस समय चुनाव चिन्ह दूसरे थे, बाद में इन्हें बदला गया। उम्मीदवारों को किस प्रकार पहचानेंगे, इसके लिए उन्हें चुनाव चिन्ह दिए गए और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग बॉक्स रखा गया कि व्यक्ति जो है अपने उम्मीदवार को अपने अपने बॉक्सों में डालें और मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डाल करके उस उम्मीदवार के बक्से में डालना था, बॉक्स में डालना था। पहले आम चुनाव की खास बात थी कि पहली बार वयस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल करके देश के सभी नागरिकों को वोट देने का मौका मिला था। सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की व्यवस्था की थी। सारे राज्य की विधानसभा के चुनाव की लोकसभा के साथ ही संपन्न हुए थे। इस समय कुल 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए थे, जिसमें से 85% निरक्षर थे। लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। करीब प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर एक मतदान केंद्र बनाया गया था। लगभग 10 अधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया में तैनाती की गई थी। इस प्रकार से चुनाव का कार्य संपन्न कराने की प्रयत्न किया गया। चुनाव में किस प्रकार की व्यवस्था की गई? जिन इलाकों में पर्दा प्रथा की सख्ती से पालन होता था, उन स्थानों में महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्र की स्थापना की गई। अजमेर के एक मतदान केंद्र में पूरी तरह से ढके हुए रथ पर बैठकर पूरी तरह से कपड़ों से ढके हुए रथ पर बैठकर एक महिला आई और उसका सारा शरीर मखमली कपड़े से ढका हुआ था। केवल एक उंगली ही दिखाई दे रही थी, जो कि मतदान करने से पहले स्याही का निशान लगाने के लिए अनिवार्य थी। कुछ गांव में एक इकाई के रूप में मतदान किया गया। असम के आदिवासी गांव से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उस गांव के लोग एक दिन की लंबी यात्रा करने के पश्चात मतदान केंद्रों तक पहुंचे थे। उन्होंने रात अलाव के सामने नाचते गाते हुए बिताई और सूरज निकलते ही वे जुलूस की शक्ल में कतारबद्ध होकर मतदान केंद्र पहुंचे। इस प्रकार अनेक कष्टों के पश्चात लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर भी पहुंच रहे थे।
कुल मिलाकर पहला आम चुनाव अप्रत्याशित रूप से सफल हुआ। इसमें मतदाता की सूची में 46% लोगों ने मतदान किया था और महिला मतदाताओं में से लगभग 40% वोट दिए गए। चुनावी हिंसा नगण्य थी। पहले आम चुनाव में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और 45% मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और लोकसभा और में लगभग 74% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें बनी, लेकिन गैर कांग्रेस दलों ने भी काफ़ी जनसमर्थन पाया। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनसंघ व क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में बहुदलीय लोकतंत्र की ओर पहला और प्रभावी कदम रखा। 1957 और 1962 में भी सफल आम चुनाव हुए और भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती चली गई। पहले आम चुनाव में अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, इससे ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई। इसके पश्चात इस दल ने इसमें 45% वोट पड़े और महिलाओं के 40% वोट पड़े और 45% जनसंख्या ने कांग्रेस को वोट दिया। कुछ अन्य दल थे, उन्हें भी सफलता प्राप्त हुई। इसमें उन्होंने भी अपना प्रदर्शन अच्छा ही हुआ उनका, किंतु हमारे देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सर्वप्रथम अपने सरकार के रूप में चुन करके सरकार बनाने के लिए मौका प्रदान किया। एक ही दल का शासन। लोकसभा के बाद होने वाले प्रथम 3 चुनाव, स्वतंत्रता के बाद होने वाले प्रथम 3 चुनाव 52, 57 और 62 में कांग्रेस का ही दबदबा रहा। तीनों ही चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और स्पष्ट बहुमत के द्वारा उन्होंने सरकार बनाई। इसके अलावा और कोई भी पार्टी थी जिसे 10% से ज़्यादा मत प्राप्त नहीं हुए थे। कांग्रेस लगातार 70% से ज़्यादा सीटें जीती, जबकि उन्होंने 45% मत हासिल किए थे। कांग्रेस के देश के अधिकतर राज्यों में अपनी सरकार बनाई। हालांकि इस दौरान केंद्र और ज़्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन रहा, लेकिन इस दल में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के लोग शामिल थे। कांग्रेस ने न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्यों में भी अपने शासन स्थापित किया। इसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सभी दल के सदस्य शामिल थे। एक दल के दबदबे वाली इन परिस्थितियों का बड़ा राजनीतिक मुकाबला कांग्रेस के अपने भीतर विभिन्न गुटों के बीच होता था, जिससे पार्टी भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं मजबूत मिली। इन लोगों के आपस में भी बातचीत होती थी, विचारधाराएं पढ़ी देखी सुनी जाती थी, तो उन्हें भी उससे भी ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है भीतर से मजबूत है। और जो पार्टी भीतर से भी मजबूत होती है, अर्थात उनके कार्यकर्ता और वाकई जो नेतागण हैं, वे आपस में एक दूसरे को लेकर चलते हैं या एक दूसरे के विचारों से सहमत होकर चलते हैं, तभी कोई भी पार्टी मजबूत हो सकती है। दूसरे राजनीतिक दल चुनाव तो लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस के उल्लेखनीय चुनौती नहीं दे पा रहे थे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर केवल राजनीतिक एक ही दल की शासन प्रणाली चलती रही। और बाकी दल के जो लोग थे वे विपक्ष में एक दल के रूप में रहते थे। विपक्षी दल होने के नाते उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं की स्थापित की। धीरे धीरे दूसरे राजनीतिक दलों ने भी अपने को मजबूत करना शुरू कर दिया और कुछ दशकों में ही कांग्रेस
को दूसरे राजनीतिक दलों ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। कुछ दशकों में ही कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने लगे। हमारे संविधान में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की संकल्पना की थी वह यह उस तरफ बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारतीय लोकतंत्र में की विशिष्टता है कि 20-25 वर्ष तक एक पार्टी के दबदबे के बावजूद यह बहुदलीय व्यवस्था पाई गई। बहुदलीय व्यवस्था में लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक शर्त है, यदि एक ही पार्टी का शासन होगा तो वह निरंकुश हो सकती है। इसीलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए शासन में बदलाव होना आवश्यक है। आज तक हम देखते हैं तो केवल दो ही दल ऐसे हैं जिनके बीच में शासन हुआ है, एक कांग्रेस का और दूसरा बीजेपी का। इस प्रकार से शासन कार्य को चलाने के लिए या लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए एक से अधिक दलों का होना आवश्यक है, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।